Assalamu alaikum everyone. I am Muhammad Awais Toheed and I am the General Secretary of Sindh Educational Organization. First of all, I welcome you all in today's session, which is about interview insights. And in today's session, we will be having the guest speaker Nehal Sheikh with us. She is the gold medalist from Sakkar IB University, and she was the uh, trainee in Angro. And today she'll be talking about the interview insights, that how to be a peer in an interview and what should we do over there to face difficult situations in that interview. So without having any further delay, we will be heading toward our guest speaker. So over to you, Miss Nehal Sheikh. Thank you so much. Okay, so first of all, I would like to start my session by apologizing because I'm a bit late. So I'll give a brief introduction about myself. My name is Nehal Sheikh. I have graduated from Sakkar IB University in 2020. I have done bachelor's in electrical engineering. My major is electronics. Currently, I'm pursuing master's in artificial intelligence and autonomous system from NUST. So far, I have done 2 jobs. First one, my first job was in SPD organization. I served there as an assistant engineer. I was a 17th grade officer. And then after that, I have recently joined Angro as graduate trainee. So I'm going to make this session a very interactive one as it is about interview insights. So I want all of you to participate as much as you can, because it's all about your conduct and about your about how you can give a great interview whenever. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible. अच्छा, तो इन पर्सन इंटरव्यू से पहले जो चीज आपकी इम्पोर्टेंट होती है वो होती है आपकी सीवी, कि आप किस तरह की सीवी अपनी जॉब में भेज रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैं जिस भी जॉब में अप्लाई करूंगी तो मैं अपनी सीवी में ये चीजें लिखूंगी कि मैंने कौन सी स्किल्स एक्वायर की हैं ड्यूरिंग माय डिग्री पीरियड. जैसे कि मेरी प्रोग्रामिंग स्किल्स है या नहीं है, मैंने कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ है, मैंने किन सोसाइटीज को पार्ट लिया हुआ है, वो सारी चीजें मैं अपनी सीवी में मेंशन करूंगी. लेकिन इंटरव्यू में जाने से पहले आप अपनी सीवी को मेक श्योर करें कि उसमें आप वही स्किल्स डालें जो आपको आती हैं. ऐसे ना हो कि आप बढ़ा चढ़ाकर कोई भी चीज बोल दें, बता दें और इंटरव्यू में आप जाएं तो आपको उस चीज के बारे में पता ना हो. तो सीवी में ये नेसेसरी होता है कि आप उतनी ही चीजें लिखो जो आपको आती हैं. अगर आप अपनी एक्सपर्टीज से ज्यादा चीजें लिखोगे तो इंटरव्यू के टाइम पर वो आपको पकड़ लेते हैं. वो आपसे जानबूझ के इस तरह से क्वेश्चंस करते हैं और फिर वो आपकी सीवी को रिफर भी करते हैं कि आपने अपनी सीवी में उस पॉइंट पर ये चीज लिखी है. जैसे कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने लिखा था कि मुझे 4-5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड में तो एज सच प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इतनी इंट्रोड्यूस नहीं होती, तो आपने कैसे सीखी. तो मैंने फिर उस चीज को जस्टिफाई किया कि हमारी ड्यूरिंग डिग्री हमें 4-5 कोर्सेज ऑफर हुए थे और उसके अलावा मैंने खुद भी एक्स्ट्रा ऑनलाइन कोर्सेज किए थे. तो मैं उस चीज को जस्टिफाई कर पाई थी. अगर मैं ऐसे लिखती कि मैंने 8-9 लैंग्वेजेस की हुई हैं और मैंने उन पे काम किया हुआ है, ये काम किया हुआ है, वो काम किया हुआ है, तो मैं पकड़ी जाती, क्योंकि मैंने बिगनर्स लेवल पे किया हुआ था. तो मैंने इंटरव्यू में ये स्पेसिफाई कर दिया कि मैंने वो 4-5 लैंग्वेजेस की हुई हैं लेकिन बिगनर्स लेवल पे सीखी हुई हैं, मुझे इन डेप्थ उनका पता नहीं है. तो उन्होंने फिर क्वेश्चंस को उस तरह से ही मुझसे पूछा कि चले इनको बिगनर्स नॉलेज है तो हम बिगनर्स नॉलेज की तरह ही पूछते हैं. अगर आप लिखेंगे कि वी हैव एक्सपर्ट नॉलेज इन दिस डोमेन तो वो आपसे एक्सपर्ट चीजें ही पूछेंगे. इंटरव्यू पैनल में अगर आप किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में जा रहे हो, किसी भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, तो उनके इंटरव्यू पैनल में ये नेसेसरी होता है कि वो ऐसे लोगों को बिठाते हैं जिनके पास फुल नॉलेज होती है, उनके सब्जेक्ट पे फुल ग्रिप होती है. वो जो भी चीजें आपसे पूछ रहे होते हैं उनके पास बैकएंड पे वो नॉलेज पूरी होती है. ये नहीं कि वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप उनसे उन्हें कोई भी आंसर दे रहे हैं. तो मेक श्योर करें आपकी जो सीवी हो वो उस हिसाब से आपने कंपोज की हो कि आपने आपके पास जो स्किल्स हैं आपने वही लिखी हो, बढ़ा चढ़ा कर ना लिखी हो. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू जैसे ही आप इंटरव्यूअर के पास जाते हो, मीटिंग में जाते हो, तो क्या होता है.
अच्छा, मेरा जो पहला इंटरव्यू हुआ था उसके 3 स्टेजेस थे। एक उसका रिटन स्टेज था जिसमें तो सिर्फ एक रिटन एग्जाम देना था। सेकंड स्टेज जो था वो मेरा इंटरव्यू स्टेज था। उस इंटरव्यू स्टेज में ये हुआ कि वहां पे 5-6 लोगों का पैनल था और मुझे वहां पर जाना था, और वो मुझसे रिगार्डिंग मैं बैचलर्स की डिग्री पे वो मुझसे क्वेश्चंस पूछते कि आपने क्या क्या चीजें की हैं, और सारी टेक्निकल इंटरव्यू था। तो अब आप इंटरव्यू में जैसे ही जा रहे होते हो, पहले तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी ड्रेसिंग कैसी है। लाइक मेक श्योर दैट यू वेयर ईदर व्हाइट और ब्लैक, या कुछ इस तरह से सॉफ्ट टोन्स के कलर्स पहने कि वो ज्यादा वाइब्रेंट ना हो, लाइक आपको प्रोफेशनल लुक दें। अगर आप डार्क रेड, डार्क ऑरेंज, डार्क पिंक इस तरह के कलर्स पहन के जा रहे हैं तो वो थोड़े ना मतलब अच्छे नहीं लगते ड्यूरिंग यूर इंटरव्यू। अच्छा, लड़कियों की ड्रेसिंग में इस तरह से होना चाहिए कि आपके पास प्लेन कुर्ता होना चाहिए, ज्यादा कोई एम्ब्रॉयडर्ड वगैरह चीजें नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल प्लेन कुर्ता। और अगर आपको ज्वेलरी भी पहननी है तो आप सिंपल से कोई लाइट से टॉप्स पहन सकते हैं। इस तरह से आपका अटायर होना चाहिए। लड़कों के अटायर में कोशिश करें कि आप कॉम्बिनेशन सूट पहनकर जाएं, और कलर्स को व्हाइट और ब्लैक के बीच में रखें, या स्किन और ब्लैक कलर के बीच में रखें, लाइट टोन्स रखें। आपका अटायर बहुत बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है आपके ऑफलाइन इंटरव्यूज में, क्योंकि जैसे ही आप इंटरव्यू में पहले रूम में इंटर होते हो तो जो इंटरव्यूअर बैठा होता है वो आपके पूरे आपके लुक को देखता है कि आप किस तरह का लुक करके आए हो। अगर आप लूज पजामास या कुछ अनप्रोफेशनल अटायर में चले जाओगे तो पहले से ही कहेगा कि भाई ये तो इंटरव्यू को सीरियसली ही नहीं ले रहा। अगर सीरियसली ही नहीं ले रहा तो मैं इंटरव्यू भी इससे उसी हिसाब से लूंगा, मैं भी कोई सीरियस वे में नहीं लूंगा। तो आपका अटायर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज इट गिव्स द इंटरव्यूअर द फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट योर पर्सनैलिटी। और अगर फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा नहीं जाएगा तो आप आगे अपना इंप्रेशन कैसे बनाओगे। तो अटायर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके अभी तक कि किस तरह का होना चाहिए फीमेल में या मेल में? एनी क्वेश्चन? Ma'am, go ahead. We will be having a question and answer session in the last. ओके ओके श्योर। अच्छा ठीक है, अटायर के बाद अभी जैसे ही आप जाते हो तो पहला होता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली उनको ग्रीट करो। लाइक अगर इफ इट इज अ मॉर्निंग टाइम देन जस्ट से गुड मॉर्निंग, सलाम के साथ आप स्टार्ट करो। इफ इट इज आफ्टरनून टाइम देन स्टार्ट विद अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। और जिस तरह से भी आप ग्रीट कर रहे हो, और उसके बाद से ही आप पूछो कि हाउ आर यू डूइंग मैम और स्लैश सर। तो आप बहुत कॉन्फिडेंटली जाओ और बैठो। स्टार्टिंग में ही जाकर आप ऐसे सीट पे बैठ जाओ और आप इफ यू लेट द इंटरव्यूअर स्टार्ट द टॉकिंग तो वो थोड़ा बुरा इंप्रेशन जाता है। आप जैसे ही जा रहे हो आप पहले बहुत अच्छे तरीके से उनको ग्रीट करो, उनको बताओ, उनसे पूछो कि हाउ आर दे डूइंग, और फिर ऑब्वियस बात है कि वो आपसे भी पूछेंगे। एंड देन स्माइल पोलाइटली, मतलब इतना ज्यादा भी पूरी मतलब आपने स्माइल नहीं करनी है, लाइट सी स्माइल हो आपके फेस पे ताकि इंटरव्यूअर को ये लगे कि आप कंफ्यूज या नर्वस नहीं हो। जैसे ही आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आप बिल्कुल, आपके शोल्डर्स ऐसे स्लाउच ना हो, आप कॉन्फिडेंटली बैठो, सिट स्ट्रेट ऑन योर चेयर। ये मैं आपको फिलहाल सिर्फ आपके कंपोजर के बारे में बता रही हूँ कि आपका कंपोजर कैसा होना चाहिए, आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपकी कंडक्ट से ही एक रिफ्लेक्शन जा रही होती है आपकी पर्सनैलिटी की इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यूअर समझेगा कि आप बहुत नर्वस हो। तो इंटरव्यूअर स्टार्ट करेगा आपसे, पहले तो बहुत बेसिक सी चीजें पूछेगा। लाइक फर्स्ट ही विल आस्क यू अबाउट योर इंट्रोडक्शन। नाउ इंट्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर इंटरव्यू। मैंने जो पहला अपना इंटरव्यू दिया था उसमें आई थिंक मेरी इतनी टेक्निकल ग्रिप नहीं थी अपने सब्जेक्ट पे, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था, जो मैंने उनसे बाद में सिलेक्शन के बाद रिव्यू मांगा था, तो उन्होंने मुझे ये कहा था कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत बहुत अच्छा था। लाइक काफी जो लोग आए थे उन सब में से काफी ज्यादा अच्छा था। अब मेरे साथ जो जितने लोगों ने टेस्ट पास की थी, कोई 250-300 लोग थे जिन्होंने रिटन टेस्ट दी थी, और उनमें से कोई अराउंड 50-60 के लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था। और इंटरव्यू के बाद सिर्फ 4 लोग सिलेक्ट हुए थे फर्दर साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। तो 50-60 के बाद जो 4 लोग सिलेक्ट हुए थे वो उन्होंने कुछ तो देखकर ही सिलेक्ट किया होगा ना। तो वो चीज होती है कि जब वो आपसे पूछते हैं कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप कोशिश करें कि आप मैक्सिमम जो आपने सीवी में लिखी हैं चीजें वो आप अपने इंट्रोडक्शन में बता दें। अच्छा, इंट्रोडक्शन आप ऐसा भी ना दें
ना ओवरडू करें अपने इंट्रोडक्शन को, ना ही आप अनडू करें। लाइक आप ज्यादा भी ना बोलें, आप कम भी ना बोलें। आप एक पेस बनाएं। जब आपको लगे ना कि इंटरव्यूअर को लग रहा है कि वो बोर हो रहा है या वो इंटरेस्ट लूज कर रहा है, तो आपको देन यू हैव टू स्टॉप। ये आपको ना माइंड रीड करना है और फेस रीड करना है जब आप वहां पर बैठे हुए हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप जाते हैं तो आपको ग्रीट करने के बाद आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे? अब आप पहले अपना नाम बताएंगे, उसके बाद आप बताएंगे कि वेयर यू आर फ्रॉम। ठीक है, फिर आप बताएंगे वेयर योर स्कूलिंग इज फ्रॉम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अपने बारे में बताती हूँ कि हेलो, दिस इज नेहल शेख एंड आई एम फ्रॉम सक्खर एंड माई स्कूलिंग इज फ्रॉम। सो वी वर टॉकिंग अबाउट इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या करना होता है कि ठीक है, तो जब जैसे ही इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो व्हाट डू यू हैव टू डू इज टू फर्स्ट यू हैव टू टॉक अबाउट टॉक अबाउट योर नेम, टॉक अबाउट द प्लेस यू आर फ्रॉम, देन यू हैव टू टॉक अबाउट योर स्कूलिंग। थोड़ा थोड़ा करके ही आपको बताना होता है। उसके बाद आपको अपने बताना होता है कि आपने बैचलर्स कहाँ से किया हुआ है। अब this is the part where you are done, like you have told about your bachelor's degree, your schooling, your name and the place you are from. अब इसके बाद से इंटरव्यूअर को जानना होता है कि चलिए ठीक है, ये तो बेसिक सा हो गया, ये तो हमें आपकी सीवी से इंफॉर्मेशन मिल गई थी। अब आपने अपनी सीवी को एक्सप्लेन करना है सिंपलर वर्ड्स में। जो आपने वहां पर स्किल्स लिखे हैं, जो आपने प्रोजेक्ट्स लिखे हैं वहां पर, वो आपने बताने होते हैं। आप जैसे कि आपने फिर बताना होता है कि द स्किल्स दैट आई हैव मेंशन्ड इन माय सीवी आर दिस दिस दिस। ठीक है, स्किल्स आपने बता दी, आपको फिर उनको जस्टिफाई करना होता है कि ये मैंने स्किल्स कैसे सीखी और कहाँ से सीखी। ड्यूरिंग माय बैचलर्स आई डिड एन एक्स्ट्रा कोर्स ऑनलाइन from which I learned about Python, from which I learned about machine learning। तो तभी मैंने ये स्किल्स अपनी सीवी में मेंशन की हैं। फिर आपको बताना होता है कि आप जितनी भी स्किल्स आपने लिखी हैं, ये तो मैं बिल्कुल छोटी सी स्किल्स बता रही हूँ, मशीन लर्निंग और पाइथन की बता रही हूँ, क्योंकि रिसेंटली मैंने भी खुद ही यही स्किल्स एक्वायर की हैं। तो जो भी स्किल्स आपके पास हैं, आई एम श्योर कि यहाँ पर सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड के लोग नहीं होंगे, यहाँ पर सोशल साइंसेस के भी लोग होंगे। तो आई एम प्रीटी श्योर कि सोशल साइंसेस में अगर पॉलिटिकल साइंस के बारे में कोई पूछेगा, या अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस की कोई डिग्री रखता है, और आपको फिर बताना होता है कि रिसेंटली मैं ये वाला बुक पढ़ रही हूँ और जिससे मुझे ये नॉलेज मिली। अगर आप सोशल साइंसेस के हैं तो आप कोई अपना किसी बुक का फेमस कोट उठाकर बोल सकते हो कि मैंने ये बुक पढ़ा जिसमें से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली है, ये कोट है जो मैं लाइक करती हूँ। फिर उसके बाद से आपको बताना होता है कि आपने अपने बैचलर्स के टाइम पर किन किन इवेंट्स में, किन किन चीजों में पार्टिसिपेट किया, लेकिन बहुत छोटे अल्फाजों में, लाइक जो मेजर इवेंट्स हैं जिनको आपको लगता है जो आपकी जॉब से थोड़े बहुत रिलेवेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी मैनेजमेंट पोस्ट पे जा रहे हो तो आपने बताना होगा कि मैंने कौन सा इवेंट मैनेज किया था। अगर आप किसी मार्केटिंग वाली साइट पे जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, तो आपने बताना होगा कि मैंने किस चीज को, अपने किस इवेंट को किस तरह से मार्केट किया। अगर आप किसी टेक्निकल उसमें बैकग्राउंड में जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जा रहे होते हो, तो आई एम श्योर कि आपको पता होगा, IEEE का पता होगा, या आपको वुमेन इन इंजीनियरिंग का पता होगा, इस तरह की सोसाइटीज का पता होगा। तो आपने बताना है कि मैंने क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने इन सोसाइटीज को ज्वाइन किया था ताकि मैं इंजीनियरिंग अपनी दूसरे लोगों में स्प्रेड कर सकूं, और मैंने इन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया था। मैं दूसरी यूनिवर्सिटीज में गई थी जहां पर मैंने कोई आई थिंक सर्किट कॉम्पिटिशन होते हैं, हमारे रोबोटिक्स कंपटीशन होते हैं, मैंने इन चीजों में पार्टिसिपेट किया था और मैंने ये चीजें बनाई थी, हार्डवेयर साइड पे मैंने ये काम किया था। तो फिर इस तरह से आप अपने इवेंट्स के बारे में बता रहे होते हो। ठीक है, अब इवेंट्स का हो गया, आपकी स्किल्स का हो गया, अब वो ये चीजें आपने जस्टिफाई कर दी कि मैंने ये चीजें की हैं। जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है वो होती है आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। और आप अगर आप सोशल साइंसेज में हो तो आई एम श्योर उनका भी FYP होगा ही होगा। बैचलर्स के एंड में हर डिग्री में एक FYP होता है। तो आपको अपनी सीवी में तो लिख दिया होगा कि मेरा ये FYP है, मैंने ये किया है। ड्यूरिंग इंटरव्यू जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, जो इंटरव्यूअर को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, वो होती है आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या है, और क्योंकि वो चीज न्यू होती है
और कोई जरूरी है कि हमेशा हम अपने एफआईपी में कुछ ना कुछ इनोवेटिव सा कर रहे होते हैं ना, कोई न्यू चीज बना रहे होते हैं। मैंने जो अपने एफआईपी में काम किया था वो ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम किया था। तो जैसे ही इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अपने एफआईपी में क्या काम किया है। तो अल्दो मेरे पास अपने एफआईपी में मैंने लाइक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रिप नहीं थी उन चीजों पे, मुझे जितना पता था, जितना मुझे आ रहा था, मैंने उनको बताया कि मेरा एफआईपी ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड था। हमने यूनिटी 3D पे काम किया था, हमने पार्टिकल एक्सीलरेटर बनाया था, प्रोटॉन कोलाइडर बनाया था, हमने काइनेक्ट सेंसर मंगवाया था, हार्डवेयर साइड पे हमने काइनेक्ट सेंसर के साथ काम किया। और जो भी चीज आप अपने एफआईपी के बारे में बता रहे हैं, मेक श्योर कि आप बहुत कॉन्फिडेंटली उनको बताएं कि हाँ, आपने जो काम किया है वो आप ही ने काम किया है और आपको इन चीजों के बारे में पता है, लाइक यू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो आपको अपने एफआईपी के बारे में लाइक अराउंड 4 to 5 मिनट्स अपने इंट्रोडक्शन के देने ही देने होते हैं। लेकिन ये टाइम आप एडजस्ट करते हैं इंटरव्यूअर की इंटरेस्ट पे। अगर इंटरव्यूअर का इंटरेस्ट इतना ज्यादा नहीं है, लाइक आपके एफआईपी मतलब उनको जितना समझ आ रहा है उन्होंने समझ लिया है, तो फिर आप अपने एफआईपी का टॉपिक वहीं पे छोड़ दें। लेकिन अगर इंटरव्यूअर आपका इंटरेस्टेड है एफआईपी को जानने में और वो आपसे उससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अच्छा ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है। अब मैं जैसे अपने एफआईपी के बारे में बता रही थी, तो सामने जो इंटरव्यूअर था वो मुझसे पूछ रहे थे कि ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होती है, वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, इनका डिफरेंस क्या होता है, ये प्रोजेक्ट तो बहुत इनोवेटिव सा है, आप इसके बारे में हमें थोड़ा और बताएं कि इस पे कैसे काम किया आपने। कि अब फिर वो मुझसे पूछा था कि आपने यूनिटी 3D पे काम किया। अब पॉसिबली वो मुझसे एफआईपी से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि शायद जॉब पे उस चीज का काम हो। तो मेक श्योर कि आप अपने एफआईपी के बारे में थोड़ा ग्रेटर लेंथ पे जाकर थोड़ी डिटेल डिस्कशन करें कि मैंने एफआईपी पे ये काम किया है। क्योंकि इवेंट पार्टिसिपेशन स्किल्स तो हर बंदा अपने बैचलर्स के टाइम पे वो सारी चीजें एक्वायर कर रहा होता है। What makes you stand out in an interview is your FIP. तो आप अपने FIP को थोड़ा अच्छे तरीके, अब मेक श्योर कि आपने जो भी FIP पे काम किया है उसकी आप एक दिन पहले प्रेपरेशन करें, लाइक कंप्लीटली आपको पता होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। क्योंकि कभी कभी इंटरव्यूअर के पास इन डेप्थ नॉलेज भी होती है उस चीज की और फिर वो आपसे उसी तरह से सवाल करेगा। अगर आप अपने एफआईपी को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना इंटरव्यू में, तो वो सामने वाले को लगेगा कि जब बंदा अपने एफआईपी को ही सही से जस्टिफाई नहीं कर पा रहा तो उसने अपनी बैचलर्स की डिग्री में किया ही क्या होगा। क्योंकि आपका एफआईपी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आपके बैचलर्स में ना। अगर वही आप सही से नहीं गाइड कर पा रहे हो, सही से नहीं बता पा रहे हो, तो वो आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। ठीक है, तो अब आपका एफआईपी हो गया। उसके बाद से जो लास्ट चीज होती है, आपको बताना होता है कि आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज क्या करते हो। लाइक अगर आप बता रहे हो कि आप बुक्स रीड करते हो, तो मेक श्योर कि आप बुक्स के 2-3 नाम बताओ विद ऑथर, और आप उनको थोड़ा सा बताओ कि मैंने ये बुक रीड किया था और इससे मुझे ये लेसन मिला। 1-2 बुक्स के ही नाम बता दो जितने आपने पढ़े हैं। अगर आप कोई एविड रीडर नहीं हो तो इसका मतलब आप ये ना बताओ कि मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ, मैं हर रोज पढ़ता हूँ, बिकॉज यू वांट टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर। आपको बस उतना बताना है जितना आपने किया है। लाइक अगर आपने 2-3 बुक्स ही पढ़े तो आप उनको बता दो कि आई एम नॉट एन एविड रीडर बट आई हैव रेड दीज बुक्स बिकॉज दे इंस्पायर्ड मी and I have learned this lesson from this book and I want to keep on reading. I want to inhibit this reading habit in myself. तो ये चीज आप जब उनको बताओगे तो उनको अच्छा लगेगा। अच्छा, रीडिंग का आप बता सकते हो। रीडिंग के अलावा आजकल ना ग्राफिकल स्किल्स पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। अगर आप उनको बताओगे कि आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, फ्लायर्स बना सकते हो, आप अगर कोई आपने किसी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर पे काम किया है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कैनवा पे काम किया है या आपने किसी नई चीज पे काम किया है, तो आप वो चीजें उनको बताओ जो आपकी थोड़ी बैचलर्स की डिग्री से हटके हैं, जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में आ रही हैं। कि हाँ, मैंने अपनी बैचलर्स की डिग्री से हटके मैंने इन चीजों पे भी एज माई एक्स्ट्रा करिकुलम रूटीन मैंने काम किया था। मैंने इस सॉफ्टवेयर पे काम किया था। मुझे ग्राफिकल एडिटिंग का बहुत शौक है, वीडियो एडिटिंग का बहुत शौक है, तो मैंने इन चीजों पे काम किया। और मैं कोई अगर यूट्यूबर है, कोई ब्लॉगर है, तो वो भी आप बता सकते हो कि मैं साइड बाय साइड। लेकिन अगर आपका कोई फन सा ब्लॉगर है तो आप वो किसी प्रोफेशनल इंटरव्यू में ना बताओ। अगर आपका कोई प्रोफेशनल सा ब्लॉग है या आप कोई राइटअप करते हो, लिखते हो, अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप ये भी बताओ कि मैं आई राइट
तो ये भी चीज बहुत आगे वाले बंदे को ना इंस्पायर करती है कि ये तो इनके पास तो राइटिंग स्किल्स भी हैं, तो रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स ये आप अपनी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में बताओ। उसके अलावा आप स्पोर्ट्स के बारे में बताओ कि अक्सर आपको ना इंटरव्यूअर इस बात पे भी जज कर रहा होता है कि आप फिटनेस का ध्यान रखते हो या नहीं। ये तो नहीं है कि आप बस नर्ड हो, स्क्रीन खोल के आप लैपटॉप पे बैठ जाते हो और पूरा दिन आप वही करते हो। तो आप एक दो स्पोर्ट्स जो आप खेलते हो आप उसके बारे में भी इंटरव्यूअर को ड्यूरिंग योर इंट्रोडक्शन बता दो कि मैं ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन लाइक्स टू प्ले बैडमिंटन, देन they should tell the interviewer that they play badminton. If someone likes to play cricket, then they should tell the interviewer that they play cricket, football, etc. any game. ठीक है, अगर कोई गार्डनिंग करता है तो वो भी बता दे कि मेरी ये एक्टिविटी, अगर कोई स्पोर्ट्स से हटके अगर कोई योगा करता है तो वो भी बता दे, कोई जिम करता है तो वो भी बता दे इंटरव्यूअर को कि ये मेरी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं जो मैं अपनी डेली लाइफ को, अपनी डेली रूटीन को मेंटेन करने के लिए करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, ये आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट हो गया। इंट्रोडक्शन के पार्ट के बाद आपसे बेस्ड ऑन योर डिग्री या बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंटरव्यू यू आर गिविंग, वो आपसे उस हिसाब से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। अगर आपका टेक्निकल, क्योंकि मेरे टेक्निकल इंटरव्यूज हुए हैं तो वो मुझसे टेक्निकल क्वेश्चंस ही पूछ रहे होते थे कि मुझसे पूछते थे कि डिजिटल लॉजिक डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे होते थे। फिर मुझसे सर्किट बनाकर ड्रॉ करवा कर पूछ रहे होते कि सर्किट कहाँ पे काम कर रहा है। अच्छा, अगर आपके टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं तो आपको अपनी चीजों पे ग्रिप होनी चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल ही कहें कि मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ बता दूंगा, ऐसा नहीं होता। किसी किसी क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं भी आ रहा होता। ठीक है, तो इंटरव्यूअर ये नोटिस कर रहा होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चंस के तो जवाब आप दे दोगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जिनका आपको जवाब नहीं आ रहा, तो आप असल में उन क्वेश्चंस पे जज हो रहे होते हो। अगर वो इंटरव्यूअर आपसे पूछ रहा है एक सवाल जिसका आपको जवाब नहीं पता और आप जानबूझ के उसको जवाब देने की कोशिश कर रहे हो, अब आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि जो इंटरव्यूअर बैठा हुआ है, वो जो आपसे सवाल पूछ रहा है, उसको ऑलरेडी उसका जवाब पता है। उसको पता है कि मैं ये जो सवाल पूछ रहा हूँ, मैं क्या जवाब इनसे एक्सपेक्ट करता हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल वही जवाब दो जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, आप कभी कभी अपनी नॉलेज के हिसाब से भी दे सकते हो। लेकिन अगर आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कुछ भी पता नहीं है और आप इधर उधर से चीजें ब्लैबर आउट कर रहे हो, आप कंफ्यूज हो रहे हो और आप मिक्स कर रहे हो चीजें, तो ये बहुत गलत इंप्रेशन छोड़ता है इंटरव्यूअर पर। अगर आपको किसी चीज का जवाब नहीं पता तो आप सिंपली ये बोल दो कि आई एम सॉरी, आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कैन यू प्लीज आस्क मी समथिंग एल्स, या I cannot answer this question as per my knowledge, maybe I don't have in-depth knowledge about this question. आप सबसे जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है अगर आपको किसी कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा, वो ये होता है कि I'm sorry, I don't have in-depth information about this question, but let me know if you know anything about it. I want to learn from you. और अगर आप मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं या आप अगर मुझे बता सकते हैं इस चीज के बारे में, तो आप प्लीज बता दें, मैं जाकर इसके बारे में रीड करूंगा या करूंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप ये कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता, आप मुझे इस चीज के बारे में बता दें, या आप मुझे रेफर कर दें कि मैं कौन सी बुक से जाकर इस चीज के बारे में पढूं। तो ये चीजें आपके इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करती हैं कि अगर किसी इंसान के पास नहीं उसको जवाब नहीं आ रहा, तो उसने मुझे ऑनेस्टली जवाब नहीं बताया कि हाँ मुझे नहीं आ रहा ये जवाब। उसने जानबूझ के इधर उधर से चीजें मिक्स करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि बंदा कभी कभी कॉन्फिडेंट होने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, और जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है तो वो सारी चीजों को मिक्स करके इंटरव्यूअर के सामने बस बोलता जाता है कि मुझे तो ये भी आता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और कभी कभी वो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाकर आंसर दे देता है। फिर इंटरव्यूअर कहता है कि भाई आपको तो मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब तो ये है ही नहीं, आप तो बिल्कुल किसी और डायरेक्शन में जा रहे हैं, मैंने तो किसी और डायरेक्शन में आपसे सवाल पूछा है। तो फिर वो चीज ना थोड़ी सी ना आपको वो कर जाती है, लाइक अनॉय कर जाती है इंटरव्यूअर को कि भाई इसके पास अगर नॉलेज नहीं है तो ये सिंपली मुझसे बोल सकता है कि मुझे इस चीज का नहीं पता। अच्छा, ये भी नहीं है कि अगर वो आपसे 10 सवाल पूछ रहा है तो 10 में से 9 सवालों पे आप कहो कि आई डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस क्वेश्चन, आई डोंट कैरी इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस क्वेश्चन। ऐसे नहीं कि आप हर सवाल पे आप यही जवाब दे दो कि मुझे तो नहीं पता, मुझे तो नहीं पता। ये भी गलत इंप्रेशन छोड़ता है। अगर आपसे इंटरव्यूअर 10 सवाल पूछता है तो आप कोशिश करें कि आप एटलीस्ट 7 या 8 सवाल के जवाब उनको दें।
बाकी 2 सवाल पे या 3 सवाल पे आप ये कह सकते हो अगर आपको वो नहीं आ रहा है। ठीक है, जब इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है ना कि आप कोई अपना सब्जेक्ट बताएं जिसके पास जिसकी नॉलेज आपके पास हो, जिससे रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो आप ये मेक श्योर करें कि आप उसी ये ना हो कि आप उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में किसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट का नाम ले दें। अगर आप लेंगे किसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट का नाम, तो वो इंटरव्यूअर आपसे उतने ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछेगा। आप ये सब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं जिसकी वाकई आपके पास टेक्निकली ग्रिप हो। अगर आप सोशल साइंसेस के बंदे हैं तो आप उसी सब्जेक्ट के बारे में बताएं जिसकी नॉलेज आपके पास है। आप ऐसे नहीं कि आप कोई भी सब्जेक्ट बता दें तो आगे वाला जो बंदा होगा वो कहेगा कि इन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में कहा है, जस्ट बिकॉज द पर्सन वांट्स टू इम्प्रेस मी, इन्होंने डिफिकल्ट सब्जेक्ट का नाम ले लिया है, तो वो और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछेंगे। जस्ट बी ऑनेस्ट एंड बी योरसेल्फ ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अगर आप कोशिश करेंगे, इफ यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रेस द अदर पर्सन, तो फिर वो आपको पकड़ लेगा और वो आपसे जानबूझ के डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछेगा। तो डोंट ओवर सेल योरसेल्फ, जस्ट बी योरसेल्फ जो आप होते हैं, और जितना आपको पता है आप उससे ही उतनी ही उस इंटरव्यू में आप उतने ही क्वेश्चंस को आंसर करो। ज्यादा भी ना करो और बिल्कुल कम भी ना करो, कि आप ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल जाकर बैठ जाओ और आप हर क्वेश्चन पे बोल रहे हो कि मुझे ये भी नहीं पता, मुझे वो भी नहीं पता, मुझे इसका भी अंदाजा नहीं है, मुझे उसका भी अंदाजा नहीं है। तो जितनी नॉलेज है आप उतनी बताओ, उससे ज्यादा आप ओवर सेल भी ना करो खुद को, और बिल्कुल कम भी चीजें आप ना बताओ। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चंस का पार्ट आ गया। अच्छा, आखिर में आपके पास जो होता है वो कंक्लूजन में वो आपसे पूछ रहे होते हैं कि कोई रिव्यू ले रहे होते हैं या कुछ इस तरह से बोल रहे होते हैं। अच्छा, अगर आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो, तो जब आप इंटरव्यू दे रहे हो, जब आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप उसमें जरूर ये मेंशन करो कि मैंने आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये चीजें सुनी हैं और मुझे इतना इतना पता है। और जो इंटरव्यू आपका ले रहा है, अगर आपके पास नॉलेज है या इन्फॉर्मेशन है कि आपका इंटरव्यू कौन लेगा, तो आप ये जरूर देखें कि आप उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल जाकर ना चेक करें कि वो बंदा कौन है, उसकी क्या ग्रिप है, कौन से सब्जेक्ट पे उसकी ग्रिप है और वो क्या करता है और उसकी कौन सी पोजीशन है। अगर आपके पास थोड़ी प्रायर नॉलेज होगी इस चीज के बारे में कि कौन इंटरव्यूअर है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में आप जा रहे हो, तो उससे भी इंटरव्यूअर बहुत इंप्रेस होता है कि ये अपनी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेकर आया है, लाइक इसको पता है कि ये कौन सी कंपनी में आ रहा है। अच्छा, जिस पोजीशन पे आप जा रहे हो, अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर की पोजीशन पे जा रहे हो, अगर आप टेक्निकल राइटर की पोजीशन में जा रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। लाइक ऐसे नहीं कि आप अगर टेक्निकल राइटर की पोजीशन पे जा रहे हो और आप उसको बता रहे हो कि मुझे वीडियो एडिटिंग में ये आता है, मुझे वो आता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, और आप रिगार्डिंग द टाइटल ऑफ योर जॉब आप उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हो। लाइक आप टेक्निकल राइटिंग के बारे में कुछ उससे बता ही नहीं रहे हो। तो आपकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है आप उसको भी सही से पढ़ें। आप जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप उसके बारे में भी पढ़ें कि वो कंपनी कौन सी है, उसको कितना टाइम हो गया है, वो क्या क्या काम कर रही है, किस किस चीज पर है वो, उसकी फाउंडेशंस के बारे में पढ़ें। और जो अगर इंटरव्यूअर ले रहा है, आपको पता है कि आपसे कौन इंटरव्यू लेगा, अगर उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको पहले से मिल सकती है, तो आप उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल जाकर चेक करें कि बंदा कौन है और क्या करता है। तो इससे ना इंटरव्यूअर को फील होगा कि ये इंटरव्यू देने से पहले ये रिसर्च करके आया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, हमारे बारे में, और उनको अच्छा फील होगा। ऐसे भी नहीं कि आप बिल्कुल ही उनकी फैमिली तक पहुंच जाएं कि आपकी तो फैमिली वहां पर काम करती है, वो करती है, ये करती है। इतना भी ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं जाना, आपको बस थोड़ी सी ही चीजें देखनी होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जब लास्ट में आपके इंटरव्यू में जब आप जा रहे होते हो, तो आप कंक्लूजन में उनसे, अगर आपको लग रहा है कि आपका इंटरव्यूअर जो है वो थोड़ा फ्रेंडली है और फ्रैंक, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं, ओवर फ्रैंक भी नहीं, थोड़ा सा फ्रैंक है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि हाउ डिड माई इंटरव्यू गो। तो वो आपको, कोई कोई होते हैं जो आपको काइंड तरीके से बता सकते हैं, और कोई कोई होते हैं जो कहते हैं कि विल लेट यू नो। ठीक है, तो आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी उनको देकर आए कि दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, दिस इज माय ईमेल, और लेट मी नो इफ आई एम सिलेक्टेड और नॉट। तो इस तरह से आप कंक्लूजन करें कि थैंक यू फॉर लेटिंग मी कम फॉर द इंटरव्यू, कुछ काइंड रिगार्ड्स के साथ, काइंड वर्ड्स के साथ। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड आई एम श्योर आई वुड बी अ वैल्यू एडिशन टू योर ऑर्गेनाइजेशन, and I'm sure I would do my best to bring some innovative solutions to the problems that your organization is facing currently
इस तरह से आप कुछ बताएंगे, लेकिन इस तरह से भी नहीं कि आप बिल्कुल ओवरडू कर लें कि मैं तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका सब कुछ ही बदल दूंगा, बिल्कुल ही हर चीज मैं इन्वेंशंस लेकर आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इस तरह से भी नहीं। मतलब थोड़ा सा काइंड वर्ड्स में, काइंड तरीके से आप बताएं, और उनको बताएं भी कि मैंने अपनी सीवी पे अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स छोड़ी हैं, और मेक श्योर डू लेट मी नो अबाउट माई इंटरव्यू और अबाउट माई सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म हो गया, आप चले गए, तो उसके बाद भी आपने ये करना है कि आप कीप अप करें उस कंपनी के साथ। लाइक विद इन अ वीक आप एक बार तो एटलीस्ट उनसे कॉल करके पूछें कि आपका इंटरव्यू कैसा गया, या आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं। ऐसे भी नहीं कि आप पूरा दिन रात उनको कॉल करते फिर रहें कि आप मुझे बताएं कि मेरी सिलेक्शन हुई है या नहीं हुई है या नहीं, इस तरह से भी नहीं। लेकिन एटलीस्ट इंटरव्यू के एक हफ्ते बाद आप एक या दो बार उनको कॉल करके या उनको ईमेल करके, अगर आपको ईमेल है तो ईमेल करके आप उनसे पूछें कि हाउ डिड माई इंटरव्यू गो। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है, लेकिन इसको भी ज्यादा नहीं करना। फिर उसके बाद से उन्होंने कहा कि ओके सो विल बिगिन योर टेक्निकल इंटरव्यू नाउ। और टेक्निकल इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे कोई क्योंकि मैं पावर प्लांट पे जाके काम कर रही हूँ अभी, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट पे, तो उन्होंने मुझसे पहले तो डायरेक्टली ये पूछा कि आपको हमारे बारे में पता है कि एंग्लो क्या काम करती है। तो मैंने कोशिश की कि मुझे जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन थी मैंने उनको दी कि मुझे पता है कि। फिर उन्होंने जैसे ही मेरा टेक्निकल क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ लाइक मैनेजर्स के साथ हुआ, वो जर्नल इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने मुझसे जर्नल क्वेश्चंस पूछे, एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे, और मुझसे मेरी पूछा कि व्हाट आर योर गुड एंड बैड हैबिट्स, इस तरह से, इस तरह की चीजें पूछते हैं कि अगर आप जहां पर आप लास्ट जॉब कर रहे थे, टीम स्पिरिट है, या आप कितने ज्यादा टीम पर्सन है, क्या आप एक प्रोजेक्ट पे एक टीम के साथ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप ये बता देना कि मैं तो इंडिविजुअली काम करता हूँ सारा, और मुझे आदत है कि मैं अकेले बैठ के सारा काम खत्म करूं, तो वो एक बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है अगले बंदे पे। क्योंकि जब आप जॉब में जाते हो तो कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आप अकेले कर सको। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप बता दें कि यू आर अ टीम पर्सन, और आप में काफी ज्यादा टीम स्पिरिट है, और आप हमेशा अपनी टीम को साथ में लेके चल रहे होते हो। इवन इफ यू आर लीडिंग योर टीम, तो आप मेक श्योर करते हो हर किसी की इक्वल पार्टिसिपेशन हो। तो जब इस तरह की चीजें बोलते हो तो अगले बंदे पे ना काफी आपका अच्छा इंप्रेशन जाता है कि अगर हम इसको अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेंगे तो ये टीम्स में काफी टीम प्रोजेक्ट्स काफी अच्छे तरीके से कर सकेगा, काफी अच्छे तरीके से लीड कर सकेगा। आई थिंक दैट्स ऑल। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या मेरे पास कोई और पॉइंट याद आता है तो मैं बताती हूँ, लेकिन अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं। इनफ of my talk. So, Umair Ali, you can ask the question. Yeah, ma'am. Well, I have a question though. जैसे कि सिनारियो बेस्ड इंटरव्यूज जो होते हैं उनको कैसे क्रैक किया जाए, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट्स कमिंग, बिकॉज इट कम्स एंड गोज वेरी स्विफ्टली, लाइक यू आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, और आपकी एज यू सेड दैट यू हैव मास्टर्स इन AI. And imagine you are interviewing for and they ask you if you could design a robot to solve any problem in this world. So what problem would you choose and how would you solve it? Like, how would you answer that scenario based question? Can you suggest some tips on that? Okay, it's a good question. मेरा आज तक कभी सिनेरियो बेस्ड इंटरव्यू हुआ नहीं है, लेकिन मेरे एक कलीग का हुआ था और उन्होंने मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। वही एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। उनका इंटरव्यू हुआ था हबको में, और वो अराउंड 10-12 लोग थे जो साथ में बैठे हुए थे, और कोई 5-6 सीनियर मैनेजर्स वहां पर बैठे हुए थे जो उनसे क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा कि हमसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए उनसे, क्योंकि वो मैकेनिकल बैकग्राउंड से थे, तो उनसे पूछा गया कि अगर कोई टरबाइन वगैरह में खराबी आ जाती है तो ये सिनेरियो है आपको, तो आप इस सिनेरियो को किस तरह से हैंडल करेंगे, और आप इस टीम के अगर कोई आउटरीच प्लानिंग हो रही है वहां पर, तो आप आउटरीच प्लानिंग को किस तरह से लीड करोगे ना, आप अपनी टीम को कैसे डिवाइड करोगे, ये सिनेरियो है, और आप अपने बताएं मिशंस और विजन्स बताएं इस सिनेरियो से रिलेटेड। तो जितने भी वहां पे 10-12 लोग बैठे हुए थे, वो बताते गए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। जब उनका टर्न आया तो उन्होंने बोला कि
अगर मेरा आउटरीच प्लानिंग का काम है तो पहले उन्होंने जॉब्स डिस्क्राइब की कि क्योंकि मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, मैं टीम में करूंगा, तो उन्होंने बताया कि ये सिनेरियो है। तो उन्होंने हर एक मेंबर का बताया जॉब जीडी के, मैं हर एक मेंबर को इस तरह से उनकी जॉब असाइन करूंगा। और फिर उन्होंने टेक्निकली बताया कि मैं टेक्निकली किस तरह से उस सिचुएशन को रिजॉल्व करूंगा और किस तरह से पूरी प्लानिंग को लेकर चलूंगा। उन्होंने 1 बाय 1 स्टेप्स बताए कि मैं किस तरह से अपने हिसाब से लीड करने की कोशिश करूंगा, अपनी टीम को उस सिनेरियो से लेकर जाऊंगा। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको फिर वो अगर आपसे ये पूछते हैं उस सिनेरियो में कि अगर कोई मसला आ जाता है तो उस मसले को आप कैसे रिजॉल्व करोगे। अगर आपको उस मसले के बारे में पता है और आपको इंफॉर्मेशन है उसके बारे में, उस मसले की टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, तो आप उनको बता दें कि मैं अपनी टीम को फिर से मैं टीम में ना टास्क को सब डिवाइड कर दूंगा और जो मसला है उसको छोटे छोटे मसलों में ब्रेक डाउन करूंगा और हर किसी को प्रॉब्लम उस सब प्रॉब्लम हर किसी को दे दूंगा, ताकि मेरा वो जो प्रॉब्लम है वो सारी टीम मिलके उस प्रॉब्लम पे काम करे, उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का काम करे, ताकि वो प्रॉब्लम जल्दी से रिजॉल्व हो जाए। अगर मैं अकेला ही लीड करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा तो मुझसे नहीं होगा। मतलब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस को आपको बहुत केयरफुली आंसर करना होता है, क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर होता है उसके माइंड में होता है कि मैं जो सिनेरियो दे रहा हूँ, क्योंकि वो सिनेरियोज वही पुट फॉरवर्ड करते हैं जो उनकी कंपनी में करंटली चल रहा होता है। तो वो देखना चाहते हैं कि अगला जो बंदा है वो उस सिनेरियो में कैसे अपने आप को फिट कर रहा है। तो ऐसे भी नहीं कि अगर आपको उस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप बिल्कुल खामोश हो जाओ और कहें कि मुझे नहीं आता। आप कोशिश करें, आप उनको ये बता दें कि हाँ टेक्निकली मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस सिनेरियो में आने से पहले मैं इससे रिलेटेड कुछ ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लूं, कुछ मैनुअल्स पढ़ लूं, फिर वो पढ़ने के बाद से मैं अपनी टीम को इस तरह से डिवाइड करूंगा। हर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आप उन्हें बता दें। अगर आपको टेक्निकली नहीं आ रहा तो आप जर्नली बता दें, और अगर आपको जर्नली भी आ रहा है, टेक्निकली भी आ रहा है, तो फिर तो आपका सिनेरियो बहुत अच्छा जाएगा। So, all right. Next question, Mr. Jumani. Yes, ma'am. I have a question about the CV that you show that if you are the business student, like I am a business student and I am also the artist, can I show the show artist certificate in the CV? यस ऑफ कोर्स, आपके सीवी में एक पोर्शन होता है जहां पर आपके अदर स्किल्स भी लिखे हुए होते हैं, आप उनमें मेंशन कर सकते हो कि आप आर्टिस्ट हो। मतलब ये तो बहुत हाईली रिकमेंडेड होता है कि आप अपनी सीवी में अपने एक्स्ट्रा स्किल्स को भी लिखें। सीवी आपकी इतनी ज्यादा भी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्टिव भी ना हो, 2 पेजेस की हो। मैं सीवी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, जितना एज पर माई नॉलेज मुझे जितना पता है और जितना मैंने देखा है अपनी फ्रेंड्स वगैरह को, अपने कलीग्स को सीवीज बनाते हुए, तो आपकी 2 पेजर सीवी होती है, उसमें आप यही लिखते हो कि आपकी एक्स्ट्रा स्किल्स ये हैं, आप ये कर सकते हो। तो ये काफी अप्रिशिएट करते हैं और इनफैक्ट आपसे इंटरव्यू में पूछते भी हैं कि आपने अपनी एक्स्ट्रा स्किल सीवी में ये लिखी थी, तो आप इसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। Thank you, ma'am. So now, Asad Ali, you can ask the question, Mr. Asad. My name is Rashad. I'm going to appear Sindh Public Service Commission interview for the municipal officer MO. So मैम मैंने जो है ना वो BBA की हुई है, क्या इंट्रोडक्शन का जो स्टार्टिंग जो पॉइंट्स होती हैं कितना बड़ा जो है ना वो इंट्रोडक्शन होना चाहिए। दूसरी बात ये कि जो है ना मैं खुद जो है ना वो उसके साथ जो है ना BBA के बाद मैंने जो है ना CCS की प्रिपरेशन स्टार्ट की है मैंने। क्या मुझे ये बताना चाहिए कि जो है ना मैं CS की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ, फिर जो है ना मैं 1 पेपर की भी तैयारी कर रहा हूँ। अगर मैं CSS के जो मैंने अगर बताया तो क्या मैं जो है ना उनसे सवालात नहीं होंगी? आप मुझे वो कुछ जो है पॉइंट्स बता सकती है कि जो है ना कौन कौन से जो है ना मेजर फैक्टर्स जो है ना मैं वहां से प्रेप करूं, जैसे कि GK हो गई। क्या मुझे BBA के सब्जेक्ट्स खुद भी पढ़ने चाहिए? आप क्या कहेंगे मैम? अच्छा, अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं और आपने ग्रेजुएशन कर ली है और आप एक कोई जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आप वहां पर जाकर बताएंगे कि आप CSS की तैयारी भी कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले आपसे सवाल ये पूछेंगे कि आप अपनी जॉब को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि CSS की तैयारी इतनी एक्सटेंसिव होती है, इतनी ज्यादा होती है। तो वो तो आपको उस चीज पे कहेंगे कि हम आपको जॉब के लिए ले ही क्यों, हमारे पास तो और भी कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं जो कि फुल टाइम हमें अपनी जॉब पे देंगे। तो वो तो आपको इस पे पकड़ लेंगे, कहेंगे कि आप तो CSS की तैयारी कर रहे हैं, आप तो जॉब पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे।
तो अगर आपने अपनी जॉब हाँ? सीएसएस के बारे में बता दिया तो फिर वो आपका थोड़ा इंप्रेशन डाउन हो जाएगा, हाँ। क्योंकि उनको लगेगा कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ऑब्वियस बात है कि सीएसएस क्लियर करने में होगी, आप जॉब पे तो फुल फोकस नहीं कर पाएंगे, तो वो आपको लेंगे ही नहीं उस चीज में। वो तो ये कहेंगे ना कि हम उस बंदे को लें जिसका फुल फोकस ही जॉब हो, उस बंदे को क्यों लें जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी सीएसएस हो। बाकी रिगार्डिंग सीएसएस के सब्जेक्ट्स की तैयारी, आई थिंक वो हमारे इस सेशन का टॉपिक नहीं है, और मैंने सीएसएस की तैयारी कभी की नहीं है, तो उससे मैं उसका आंसर मैं आपको दे नहीं सकती। All right, ma'am. Now next question, Wasim Sabdar. Mr. Wasim, you have raised asked. You can ask the question. नहीं मैम, मुझे जो ना बीबीए के सब्जेक्ट तैयार करने चाहिए क्या, और उनसे सवाल पूछे जा सकते हैं? इंटरव्यू में बीबीए के सब्जेक्ट्स? जी। अगर आप इंटरव्यू ही अपनी डिग्री से रिलेटेड दे रहे हैं तो आपको अपनी सब्जेक्ट्स की तैयारी तो होनी चाहिए ना, आपको पता तो होना चाहिए। आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं बीबीए के, जैसे अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और इस तरह के हो गए, उनके बारे में तो आपकी ग्रिप होनी चाहिए ना। अच्छा क्योंकि इंटरव्यूअर तो आपको नहीं उसी बेसिस पे लेगा ना। अच्छा। वैसे भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन ही जॉब से म्यूनिसिपल ऑफिस में। तो थैंक यू। आप ओके। नो व्हाट वांट टू से मैम, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है, जहाँ जिस जॉब टाइटल पे आप जिस पे अप्लाई कर रहे हो, आप उसको देखें और उसके हिसाब से उन सब्जेक्ट्स को आप एडजस्ट करें ना, उसके हिसाब से आप तैयारी करें। बीबीए के भी ऐसे नहीं कि आप बीबीए में हमें फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, इस्लामियात भी पढ़ाई जाती है, पाकिस्तान स्टडीज भी पढ़ाई जाती है। आप देखें कि कौन से कोर्स सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ मैच हो रहे हैं। इंटरव्यू से कुछ टाइम पहले आप उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करें, उनकी कोर एरियाज पे फोकस करें, उनकी तैयारी करें, क्योंकि आई एम श्योर कि इंटरव्यूअर भी आपसे उन्हीं चीजों में से सवाल पूछेगा। क्या जिस मैम डिपार्टमेंट के लिए मैं जा रहा हूँ उसकी भी नो हवा होनी चाहिए? जी, उसकी तो नोआ होनी चाहिए ना, वरना वो आपको पिक कैसे करेंगे, आप स्टैंड आउट कैसे करेंगे दूसरे इंटरव्यूअर से। अगर आपको अपने डिपार्टमेंट की नोआ है तो वो तो इंटरव्यूअर तो खुश हो जाएगा कि इनको तो ऑलरेडी पता है कि इनकी क्या जॉब होती है, इनको अपनी जॉब के बारे में पता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। So, all right, ma'am, due to the time limit, we will be ending our session here. Thank you so much for your time and having this wonderful session and sharing your experience about interview insights. And in the last, I will also thank all the participants for joining this session. Ma'am, you want to say something? Otherwise, we will end the session. No, thank you so much for letting me have this session. मैं भी खुद कोई इतनी expert नहीं हूँ, but still, thank you so much to all the participants who joined and asked me questions. That's all. I hope I did justify the session. No, ma'am, you are really good today. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for your time. And thank you so much all the participants for attending the session. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz.